नाज़रीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मक़दम है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम सेहत की बात के हर शुमारे में हम किसी न किसी मर्ज के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं, बात चाहे ब्रोंकाइटिस की हो, अस्थमा की हो, यूनानी मेडिसिन की हो, नेचुरोपैथी की हो, हर बार हम कुछ न कुछ सेहत के बारे में आप तक लेकर पहुंचते हैं। आज सेहत की बात के इस एपिसोड में हम जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इतनी शदीद गर्मी है कि दर्जे हरारत जो है वो लगभग 45-46 तक पहुंच चुका है, जिसमें हमें अपने आप को सही रखने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और वो ज़रूरी बातें हमें डॉक्टर से बता सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी में चाहे शुगर के पेशेंट हों, हाइपरटेंशन के पेशेंट हों, या जिनका बीपी अप डाउन होता हो, या फिर हमारी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, किस तरीके से वो इस शदीद गर्मी में या फिर शदीद ठंड में अपने आप को सही रख सकती हैं। आज इसी के ऊपर हम अपने इस प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह तशरीफ रखते हैं, जो कि GDMO हैं कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल में। डॉक्टर अजय, आपका खैर मक़दम है हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि बहुत ही शिद्दत वाली गर्मी इस वक्त बाहर है, जिससे अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान बाहर काम करता है, धूप में भी जाता है और रोक नहीं सकता अपने आप को, तो कहीं ना कहीं कभी लू लग जाए या हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आम आदमी लू लगना ये क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से हम घर में रहते हुए शुरुआती दौर में लू से बच सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है लू लगना, जिसको हम लोग हीट एग्जॉशन भी कहते हैं, जो जब गर्म हवाएं तेज़ चलती हैं तो उससे हमारा जो बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बॉडी टेम्परेचर एक लेवल पे 100-2-3 को जब क्रॉस करता है तो वो दिमाग पर भी असर कर सकता है। सबसे पहले जब लू लगता है तो उसमें घबराहट होना, उल्टी दस्त होना, उल्टी बेसिकली ज़्यादा, और गफलत की स्थिति भी आ जाती है कुछ लोगों में, और सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को पेट में दर्द भी हो सकता है। सो इससे बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, ज़्यादा धूप में अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा धूप में ना जाएं। दूसरा है कि हल्के कपड़े पहनें, और दूसरा है कि लगातार लंबे टाइम तक हम काम ना करें। अगर काम कर रहे हैं तो हम शेड में, छाया में बैठ के काम करें, और पानी की मात्रा पूरी तरह से लगातार कुछ ना कुछ तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए, जिससे कि बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहे। और अगर आपके जो वर्क प्लेस पे अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो उसको सबसे पहले उसको एक ठंडी जगह में ले आइए, उसके सारे कपड़े आपको हटाने चाहिए, और अगर पानी है या कोल्ड पैक्स अगर अवेलेबल हैं तो उसके ग्रॉइंस में और आर्म पिट्स में या गर्दन पे वो रखना चाहिए। उससे काफ़ी बचाव के लिए ये काफ़ी टेम्परेचर डाउन आ जाता है और उसको इसकी जान भी बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो रिक्शा चलाते हैं या फल बेचने वाले हैं या मज़दूर तबके की अगर हम बात करें तो वो तो हर वक्त ये समझ लीजिए धूप में है, तो वो किस तरह की एहतियात बरतें ताकि वो थोड़ा गर्मी से भी बचे रहें? हर वक्त सर को ढक के रखें, क्या क्या एहतियात हो सकती हैं? सबसे पहला यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना बीच में ब्रेक्स लेना चाहिए। अगर जो भी फल सब्जी वाले हैं, अगर थोड़ा सा लंबे टाइम तक एक ही जगह पर अगर धूप में, उनको थोड़ा छांव में या शेड में आराम करना चाहिए थोड़ा। ठीक है। और पानी की मात्रा, पानी या जो भी फल इस टाइम पे आते, तरबूज है, खरबूज है, जिनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनको लगातार थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते रहने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हीट स्ट्रोक या लू लगने के जो सिम्टम्स जब आएँ तो इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करना चाहिए। उस टाइम पे आपको प्राइमरी एड, जैसे फर्स्ट एड कहते हैं, जैसे छाँव में थोड़ी देर बैठ के आराम करना और पानी से उनको तरबतर करना, और उसके बाद कपड़े को थोड़ा सा कपड़े रिमूव करके और टेम्परेचर को कूल डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इमीडिएट रिलीफ और फिर जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर पूरा उपचार ले सकते हैं। पीने के मामले में, खाने पीने के मामले में, मान लीजिए लू लग गई है तो क्या कई बार क्या ऐसा होता है, एक एजम्पशन बना हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट पाउडर पिलाते रहो, ये चीज़ें क्या सही हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये टेंडेंसी है हमारे अंदर कि हम खुद ही कुछ ना कुछ मेडिसिन या कोई चीज़ ऐसी खिलाते पिलाते रहते हैं मरीज़ को। कितना सही है इस तरह की चीज़ें देना? सबसे पहले ये पेशेंट का जो कंडीशन है, अगर किसी व्यक्ति को अगर लू लग गया और वो वॉमिटिंग कर रहा है तो हमें उसके ऊपर से कोशिश करना चाहिए कि
उसको साइड में लिटाएं, क्योंकि ये जो वॉमिटिंग का जो फ्लूइड होता है वो कभी कभी सांस वाली नली में जा सकता है और उससे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बच्चों की बात करें, इन्फेंट्स की बात करें, 6 महीने से 1 साल तक लेके जो बच्चा है उसको अगर हीट स्ट्रोक हो गया है या डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो तो बच्चा बता भी नहीं सकता, वो कितनी फैटल हो सकती है छोटे बच्चों में? बच्चों में हीट स्ट्रोक या बच्चों क्योंकि उनका शरीर छोटा होता है, बॉडी मास ज़्यादा होता है, तो उनको उनका डिटोरिएट करने का चांस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें बच्चों के मामले में तो इस बात का एहतियात बरतना चाहिए कि हम उन्हें हीट से, डायरेक्ट हीट से बचाएं। क्योंकि उनका डिहाइड्रेशन उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और जब भी दस्त या इस तरह की स्थिति आती है, 2 इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो बच्चे, छोटे बच्चे, अगर जो दूध पीते हुए बच्चे हैं, अगर उनमें डायरिया होता है और अगर वो दूध पीना बंद कर देते हैं अपनी मदर का, तो वो एक डेंजर साइन में आता है। अच्छा। तो हम लोगों को पहले उनको जो ORS का घोल जो कि फ्रिक्वेंटली अवेलेबल है, जैसे ही डायरिया शुरू होता है हमें वो शुरू कर देना चाहिए। और इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो रेस्पॉन्सिव हैं कि नहीं है, प्लेफुल बच्चे होने चाहिए। अगर जब भी हीट स्ट्रोक या इस तरह का या डायरिया इस तरह का होता है तो बच्चे खेलना या रिएक्ट करना कम करने लगते हैं, तो हमें इमीडिएटली जो नियर बाई पीड्स के बच्चों के डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे जब मौसम बदलता है, तब्दीली आती है, तो उस वक्त भी बहुत सारे अमराज जो हैं वो हमें घेर लेते हैं। जैसे बहुत ही अमूमन एक वायरल फीवर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है वायरल फीवर। तो इसमें किस तरह की एहतियात होनी चाहिए वायरल फीवर में? देखिए, जब भी मौसम चेंज होता है तो चेंज ऑफ वेदर के टाइम पे वायरल या उस तरह के हर सीज़न के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे रेनी सीज़न में आपको डेंगू, मलेरिया, क्योंकि मच्छर पैदा होने की वजह से हो जाता है। वैसे ही आप जब विंटर्स में जाते हैं तो सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। तो जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है तो उस टाइम पे इस तरह की अमूमन ज़्यादातर लोगों को हो ही जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। कि जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है तो आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। अपना साफ़ पानी, साफ़ कपड़े ठीक से अच्छे से अपने आप को रखना है। और ज़ुकाम या वायरल के लिए कोई एंटीवायरल तो नहीं होता है, बट जब भी छींक है तो रूमाल या खांसने पर ये इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं। एयर के थ्रू ये एक जने से दूसरे के पास जाते हैं, अगर और हाथ मिलाने पे या पर्सनल कांटेक्ट करने पे भी ये एक दूसरे से स्प्रेड होते हैं। इसलिए लगातार इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो ये इस तरह की प्रॉब्लम से हमें बचा जा सकता है। डेफिनेटली, बहुत सही बात आपने बताई है कि पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ही अहमियत रखती है। आज जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं वहाँ पर एक वर्ड जो है वो बहुत ही प्रेवलेंट है, हाइपरटेंशन जिसे कहा जाता है। हर कोई टेंशन में जी रहा है, परेशान है। परेशानी का सबब भी वो कई बार वो ख़ुद भी होता है और उसके आसपास के मामलात भी हो जाते हैं। हाइपरटेंशन जो है ये मौसम का हाइपरटेंशन से क्या कोई डायरेक्ट लिंक है? हाइपरटेंशन कैसे होता है? ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो इस मौसम में अपने आप को किस तरीके से बचा कर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारे जनरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आते हैं। हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि हमारे अगर मोटापा हुआ या लेथार्जिक लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, मोटापा ज़्यादा है और नमक का इंटेक ज़्यादा है, तो इस केसेस में जो लोग होते हैं वो प्रोन होते हैं इसके लिए। साथ में इसका पारिवारिक, अगर परिवार में भी किसी को है तो जेनेटिक प्रिपॉन्डरेंस भी इसका काफ़ी रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं हाइपरटेंशन के लिए कहना चाहूँगा कि जो लोग दवा पे, जिनके लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवा प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो उनके डॉक्टर जनरली बताते हैं। पहला, उनको नमक का क्वांटिटी कम से कम करना चाहिए, जितना कम कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा, जैसे आपने पूछा वेदर का देखने को मिल रहा है कि जैसे जब विंटर्स आते हैं, एक्सट्रीम विंटर्स आते हैं, तभी भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसका कारण ये हो सकता है कि टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है तो ठंड में हमारी जो धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ हुई से जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ओवरऑल विंटर्स में जो हाइपरटेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल पे रहता है। और बनिस्बत इसके जब हम गर्मियों में देखते हैं तो बिकॉज बाहर इतना ज़्यादा गर्मी है और बॉडी, अपने जो बॉडी का मैकेनिज्म है
वैसोडाइलेशन हो जाता है। अच्छा। तो उसकी वजह से बीपी थोड़ा लोअर साइड पे रहता है, आ जाता है। सो दोनों ही स्थिति को हमें बेसिकली नॉर्मलाइज में ही रखना चाहिए। सो जो दवा है रेगुलर चेकअप होना चाहिए, दवा टाइम से लेना चाहिए, और अगर कोई भी सिम्टम्स आता है, जैसे कि जब आपको लो बीपी होता है, अगर आप सपोजली एक दवा ले रहे हैं 40 mg अगर टेलमॉल ले रहे हैं और आपको लगता है कि ये दवा लेने के बाद मुझे एकदम अच्छा सा नहीं लग रहा है, या मेरा दिल बैठ रहा है, या आपको कुछ करने का मन नहीं है, और आप बीपी चेक करते हैं तो आपका कम आता है, तो आपको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो आपके दवा को रेगुलराइज करेंगे। तो हमें इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर और वेरी लो ब्लड प्रेशर, दोनों ही स्थितियां हमारे लिए खतरनाक है। तो आप मतलब ये हम मान लें इस बात को कि जब मौसम में तब्दीली होती है तो ये ब्लड प्रेशर में जो है वो तब्दीली होना लाजमी है, तो उस वक्त हम जो है अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। और जब बात हाइपरटेंशन की होती है तो बात तो फिर डायबिटीज़ की भी ज़रूर आती है। चूँकि गर्मी के मौसम में शरबत है या कुछ ऐसे फल देखे जब हम देखते हैं तो उसको खाए बगैर या शरबतों को पिए बगैर रहा नहीं जाता। उस केस में जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो इनटेक करते हैं शरबत का या ऐसे फल जिनमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ क्या ख़तरात सामने रहते हैं, या फिर एहतियात ही करें? एहतियात तो सबसे प्राइमरी है, एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जब भी ब्लड शुगर अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो ओवरऑल आपको नुकसान ही होगा। फल से जो फ़ायदे होने चाहिए वो एक्चुअली आपके लिए नुकसान ही क्रिएट करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मौसमी फल हैं, आम या सभी लोगों को काफ़ी पसंद होता है, शरबत काफ़ी लोगों को पसंद होता है, बट जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जिनका बॉर्डर लाइन शुगर अगर जिनका अच्छा से कंट्रोल है, वो वंस इन अ ब्लू मून वो लोग ले सकते हैं, बट उस पर ज़्यादा जिनका जो ज़्यादा दवाओं पे चल रहे हैं, हर एक अपना रेगुलर चेकअप जब कराते हैं तो पता रहता है कि हम लोगों का शुगर का लेवल क्या चल रहा है। तो हमें इसमें इस बात की एहतियात रखना चाहिए कि कम मात्रा में, जो कि आपको नुकसान ना पहुंचे, उतना डॉक्टर्स भी अलाउ करते हैं। पर जिन लोगों का बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है तो दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द डायबिटीज़ की बात की, हाइपरटेंशन की हम लोगों ने बात की। हाइपरटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ख्याल एकदम प्रेग्नेंट वीमेंस की तरफ जाता है कि उनके केस में हाइपरटेंशन है या और भी कुछ चीज़ें, या ये मौसम की जो तब्दीली है, इससे क्या असरात प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर पड़ सकते हैं? प्रेगनेंसी मेडिकल टर्म्स में इज़ ऑल्सो एन इमरजेंसी फॉर अ बॉडी, और प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हार्मोन्स का, और क्योंकि फीटस की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, और पूरा बॉडी पे काफ़ी हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं में देखने को मिलता है कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हाइपरटेंशन होता है। इसको PIH बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसकी खासियत यह है कि जब डिलीवरी हो जाता है तो ये अपने आप सेटल भी कर जाता है काफ़ी केसेस में। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान हम कोई भी, जैसे जनरली होता है कि परिवार में कोई दवा ले रहे हैं तो सोचते हैं कि इसको ये शुरू कर देते हैं, उस तरह का जो विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट की दवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए कुछ स्पेसिफाइड दवाएं ही हैं जो हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होते हैं, उन्हीं का ही हमें सेवन करना चाहिए और जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। गर्मी को बीट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके लोग इख्तियार करते हैं, उनमें से एक स्विमिंग भी है। लोग स्विमिंग में जाते हैं, बहुत टाइम तक पूल में रहते हैं और उस पूल में बहुत लोग रहते हैं। ऐसे में क्या ख़तरात हमारे जिस्म को लाहक हो सकता है, स्किन से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड? क्या आपको लगता है कि, या फिर किन एहतियात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए जब हम स्विमिंग के लिए जाएं? स्विमिंग पूल, जो पब्लिक पूल्स होते हैं, उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि ज़्यादा लोगों की वजह से इन्फेक्शन होने के, स्किन डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। जिसका कि एक तरीका है कि आप प्रॉपर क्लोरिनेटेड होना चाहिए, एक टाइम पे एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लोग ही पूल में होना चाहिए, और जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है स्विमिंग पूल में जाने से पहले साफ़ करना है या बाथ लेना है उसके बाद ही जाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शंस का चांसेस कम रहेगा। दूसरा, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी में पूरे दिन पूल में रहने से भी वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे जब आप टेम्परेचर से आप निकलते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोन है कि आपको हीट वेव या उस तरह का एक प्रॉब्लम हो सकता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखने में आता है कि लोग AC में बैठे हुए हैं और टेम्परेचर AC का बिल्कुल 20
और 19 किया हुआ है, जबकि बाहर का जो दर्जे हरारत है वो 45 है। ऐसे में सर्दी से और उस वक्त गर्मी के मौसम में एकदम बाहर आना, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? इसमें डेफिनेटली टेम्परेचर वेरिएशन का डायरेक्टली बॉडी पे असर है। मैंने जैसे बताया कि जैसे सेम पूल में भी है, पूल में एक ठंडा पानी है, आप ऊपर से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको हीट स्ट्रोक या हीट वेव लगने का चांस है। बट नॉर्मल वायरल तो जनरली काफ़ी लोगों को देखा गया कि उनको ज़ुकाम या इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत कॉमन हो जाते हैं। अच्छा। तो जनरली एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स को, एक्सट्रीम ऑफ वेदर को हमें अवॉइड करना चाहिए, और 16-20 पे अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके ही हमको बाहर के वातावरण के अनुसार ही, इधर तो हमको जाना ही नहीं चाहिए। अगर एक टाइम पे अगर हमें जाना है तो हमें उसको टेम्परेचर को 23 इज़ दी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिकमेंडेड है कि आप 23-24 आप रखिए, सो दैट उतना ज़्यादा वेरिएशन ना हो कि आप एकदम चिल्ड से आप नॉर्मल सीधे 45-46 में जाएंगे ट्रांजिशन में, तो आपको चांसेस है कि आपको स्ट्रोक या उस तरह के चांसेस हो सकते हैं जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने वायरल फीवर की बात की थी, लेकिन आजकल इस वक्त एक और फीवर जो है वो प्रेवलेंट है, ख़ासतौर से साउथ इंडिया में सुनने में आ रहा है, नीपा के बारे में सुनने में आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो नाजरीन इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसके बारे में भी आप हमें थोड़ी सी जानकारी दें कि नीपा क्या है और क्या एहतियात हम बरतें। नीपा वायरस जो है ये भी ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, और इसका जो मेन सोर्स जो लिटरेचर में जो है, जो जंगलात में जो चमगादड़ वगैरह होते हैं उनके एक्सक्रीटा से में ये अवेलेबल होता है। तो जो पिग्स हैं या बाकी पिग बेसिकली जब उस एक्सक्रीटा को यूज़ करते हैं तो वो उनके अंदर आ जाता है। अच्छा, और अच्छा। जो फिर ह्यूमन कंजम्पशन में जब जाता है तो ये ह्यूमन को ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके। लाइकवाइज जो एक्सक्रीटा है तो फल फ्रूट वगैरह जो उस एरिया में उनसे भी ये फलों के थ्रू भी, वेजिटेबल्स वगैरह के थ्रू भी, अगर आपने अच्छे से धोया नहीं है या आपने ठीक से उसको पकाया नहीं है सब्जी वगैरह को, तो उससे भी होने का चांस रहता है। ये एक कम्युनिकेबल वायरस है, मतलब अच्छा, एक से दूसरे को होने का काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेवलेंस रेट है, और ये बिल्कुल फीवर जैसे नॉर्मल वायरल फीवर होता है उसी तरीके से ये प्रेजेंट करता है। मतलब सिर में दर्द, बुखार, उल्टी, और इसमें 24 से 48 घंटे के अंदर में कोमा में जाने के भी काफ़ी चांसेस पेशेंट के रहते हैं। अच्छा। और जो सलाइवा है, जो हमारे शरीर के जो लार या इस बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनसे भी इसका ट्रांसमिशन होने का हाई रेट है। अच्छा, तो ओके। तो जो अगर कोई मरीज़ है और जो उसकी दूसरा जो उसका केयर टेकर है, उसकी देखभाल कर रहा है, वो क्या प्रिकॉशंस अख्तियार करें? सबसे पहले ये नीपा वायरस को BSL 4 ग्रेड में रखा गया है, तो अच्छा। इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ आपको कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इसलिए एक तरह से कैसे क्वारंटीन करते हैं इसको, जो भी पेशेंट है उसको हॉस्पिटल सेटिंग में ही आप इलाज कर सकते हैं, इसको घर पे इलाज नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि घर से ये बाकी लोगों को और ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। दूसरा इसमें जो मेन सिम्टम्स जो आते हैं वो बुखार है और उल्टी और कोमा। तो जनरली सपोर्टिव मैनेजमेंट, अभी इसका कोई डेफिनेट एंटीवायरल अभी तक तो नहीं है, बट इसको सपोर्टिव मैनेजमेंट करके भी इसको उपचार किया जा सकता है। जैसे फीवर और बाकी हाइड्रेशन और डाइट और इन सब चीज़ों को अगर हम ख्याल रखें तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। जो हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जहन में आ रहा है कि रमज़ान के महीने में, चूँकि अभी रमज़ान चल ही रहे हैं, तो उसमें 15 से 16 घंटे की फास्टिंग है, जिसमें ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है, और जाहिर सी बात है बहुत ही शदीद गर्मी है। कई बार देखने में आता है कि हम एकदम से खाने पीने पे टूट पड़ते हैं। वो हमारे लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? किस तरीके से हमें इफ्तार के वक्त भोजन को लेना चाहिए, खाना खाना चाहिए? रोज़े या व्रत जनरली इनका एक मेन स्पिरिचुअल के अलावा एक शारीरिक ये रह सकता है कि बॉडी को रेस्ट देना उस टाइम के लिए, और बॉडी अपना ऑप्टिमम फंक्शन करे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि रोज़ा इफ्तार के टाइम पे एक तो जल्दी और बहुत ज़्यादा खाने की नहीं सोचना चाहिए, ना ही करना चाहिए क्योंकि अगर आप नॉर्मली बहुत ही प्लेन भाषा में अगर आप नॉर्मल आपकी डाइट 4 चपातीस की है, तो आप 8 या 12 की या 8 या 10 की तरफ ना जाएं। आप अपने 4 को धीरे धीरे, और कोशिश करें कि मेन आपका है कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं करें। इससे
2-3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला तो यह है कि ओवर स्ट्रेचिंग हो सकता है, जैसे पेट दर्द और एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आपको अगले दिन बिल्कुल हो सकता है कि आप अगले दिन ना रख पाएँ या आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाए। दूसरा, ओवर ईटिंग करने से जो बाकी इसके जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं कि पेट दर्द, जो जैसे मैंने आपको बताया पेट दर्द है, और फूड पॉइजनिंग के भी क्या चांसेस हो सकते हैं? फूड पॉइजनिंग तो उसका तभी हो सकता है अगर इन्फेक्टेड फूड हो, बट अगर घर का है और साफ खाना है तो उसके चांसेस कम हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम अगर अपने हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़ी छोटी मोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं डॉक्टर साहब। जैसे मान लीजिए पेट में दर्द हुआ तो हमने घर में कोई गोली रखी है, खाली, सर में दर्द हुआ, फिर तीसरे दिन सर में दर्द हुआ, फिर हमने कोई ऐसी टैबलेट खा ली। क्या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए? जनरली घरों में अगर कोई भी हर एक कोई एक दूसरे पूछ के भी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं इंडिया में। हाँ, तो हम इनसे बचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में इनके काफ़ी मतलब बहुत ही एडवर्स साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम हमेशा यही सारे डॉक्टर्स इस बात को एंडोर्स करते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा लें, पर जनरली इंडिया में केमिस्ट से भी लेते हैं, आसपास से पूछ के भी करते हैं। मैं इसमें एक बात ज़रूर सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लगातार बार बार परेशान कर रहा है, अगर आपको हेडेक एक बार हो रहा है, महीने में एक बार हो रहा है, या हफ्ते में हर रोज़ हो रहा है, तो आपको इसको अगर टैबलेट लेने पे आराम भी हो जाता है तो भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उस सिम्टम्स को जैसा है वैसा अपने चिकित्सक को बताइए। क्योंकि आप छोटे छोटे जैसे हेडेक या पेट में दर्द लंबे टाइम तक अगर रहता है और आप अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं पेप्टिक अल्सर या बाकी चीज़ें। और कई केसेस में देखा गया है कि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से उनको एडवर्स इफ़ेक्ट रहते हैं, मतलब कभी कभी कैंसर या इस तरह की चीज़ें मेन जो पहले स्टेज में ही पकड़ में आना चाहिए था, लेकिन वो काफ़ी लेट स्टेज में आके पकड़ में आता है, और उस टाइम पे फिर काफ़ी मुश्किलात पेशेंट को भी रहती हैं और मैनेजमेंट भी काफ़ी बदल जाता है। सो हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, और जितने भी सिम्टम्स हैं अपने डॉक्टर को, अगर वो लगातार आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको उसके डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो 40 साल की एक एज होती है, ये बहुत ही क्रूशल एज है 40 साल, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसमें जैसे मौसम में तब्दीली होती है तो यहाँ हमारे जिस्म में और हमारे अंदर के मामलात में बड़ी तब्दीली होती है। 40 के बाद किस तरह के रूटीन चेकअप आप बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को कि क्या क्या रूटीन चेकअप 40 साल के बाद हमें ज़रूर करवाने चाहिए? दोनों ही केसेस में रूटीन स्क्रीनिंग काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका हम लोग ज़्यादातर संभ्रांत परिवार या वो लोग अपना रूटीन चेकअप में ज़्यादा भरोसा करते हैं। पर इसका एक वजह ये भी है कि हेल्थ केयर सभी के लिए उस लेवल पे अवेलेबल शायद नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को बेसिक जैसे अभी तो एम्स में या बाकी हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ केयर में इंडस्ट्री में है, वो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग मेथड्स हम शुरू करें। 40 के बाद रूटीन एग्जामिनेशंस में जो हम लोग CBC या खून की जांच, लीवर की जांच, अल्ट्रासाउंड, एक चेस्ट एक्सरे, एक यूरिन की जांच, जनरली इनसे हमको एक आइडिया हो जाता है कि कैसा आगे कैसा रहेगा। और मेल और फीमेल दोनों में ही 40 के बाद कुछ टेस्ट हैं जो ज़रूरी हैं, जिनका एज स्पेसिफिक रहता है। जैसे 60 इयर्स के बाद जनरली हम लोग प्रोस्टेट कैंसर इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा अब देखने को मिल रहा है। तो 60 इयर्स के बाद डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप PSA एक लेवल होता है जो इसके लिए मार्कर है, वो कराना चाहिए। फीमेल्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी पैप स्मीयर है जो कि 40 या 45 की एज के बाद ईयरली या 3 इयर्स पे कराना चाहिए और उसकी जो पूरी जांच और उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सही बात आपने बताई कि कौन कौन से रूटीन चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। वक्त हमारे पास कम है, सवालात बहुत ज़्यादा हैं, तो चलते चलते हम यही जानना चाहेंगे कि ओवरऑल क्या एहतियात मौसम के बदलते हुए हमें रखनी चाहिए, हम ये जानना चाहेंगे कि आप बताएं। नहीं, डेफिनेटली मौसम का डायरेक्टली आपके हेल्थ पे डायरेक्ट असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी मौसम बदलता है तो हमें
केयरलेस नहीं हो जाना है। exactly. गर्मियों में हमें गर्मियों के मुताबिक कपड़े पहनने हैं, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। बिल्कुल। और ज़्यादा मील्स, हैवी मील्स को अवॉइड करना है, लाइट मील्स में रखना है, बहुत ज़रूरी। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स हम ले सकते हैं। और एक्टिविटीज़ को हमें, एक्सरसाइज जो रेगुलर हम लोग करते हैं उसको जो हमारी बॉडी में मुताबिक है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। लाइकवाइज विंटर्स में भी मैं यही कहूँगा कि ठंड से बचना चाहिए। और बाकी कोई भी सेल्फ मेडिकेशन के लिए मैं आज भी सभी को यही कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए जितना बच सकते हैं। और डेंगू, अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो अभी फिर मच्छर और इनकी वजह से डेंगू और मलेरिया, इन सब चीज़ों से अपने आप को एहतियात रखना चाहिए। एहतियात रखें। डॉक्टर अजय, बहुत ही अहम जानकारी आपने जो एक जनरल हेल्थ के बारे में है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जानकारी डॉक्टर अजय ने आप तक पहुंचाई है जनरल हेल्थ को लेकर, बदलते हुए मौसम के बारे में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, किस तरीके से जिस्म में हमारी तब्दीलियाँ होती हैं, एक उम्र के बाद हमें किस तरह के रूटीन चेकअप करवाने चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बेहद मुफीद साबित होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। आदाब।